हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का अनदर क्लासेस पे स्वागत है। देखिएगा, हम लेकर आए थे इससे पहले, कल लेकर आए थे पुलिस का पहला पेपर सेट। आज जो लेकर आए हैं वो सेकंड पेपर। जो पिछली बार पुलिस में जो सारे पेपर हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पेपर सेट लाएंगे छोटा सा 10 दिन के लिए। उसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ। देखिए, आज पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पिछली बार यूपीपी में आया था। ए बी से आधा कुशल है। ए जो है 20 से बेटा आधा कुशल है, तो ये 2 काम करता होगा, तो ये कितना करेगा? 1 आधा कुशल है। अब आगे कहता है जो सी से 3 गुना कुशल है, तो ये 1 काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा? 3 करेगा। अब यहां देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो मैंने कहा दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ आप किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच का रेशियो आएगा, ए और बी के बीच का रेशियो क्या आएगा? 3:6 हो जाएगा। और यहाँ बी और सी का रेशियो कितना आएगा बेटा? 6 और 2 हो जाएगा। अब यदि हम इन तीनों को एक साथ लिखें तो ए बी और सी का रेशियो देखिए बेटा, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ 6 है और यहाँ है बेटा 2। तीनों का एबीसी का रेशियो आपके पास आ जाता है। अब उसमें क्या दिया है देखिएगा, बी अकेला उस काम को 6 दिन में कर लेता है, तो हम जानते हैं एक दिन में बी कितना करता है? 6 काम करता है। तो 6 दिन में कितना करेगा बताइए आप? 36 काम करेगा। अब ये 36 काम था, अब इस काम को किससे करवाया जाएगा? तीनों से, तो ए प्लस बी और प्लस सी, ये हो जाएगा। अब तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा? 6 3 9 और 2 11, और जब 11 से हम इसे भाग करेंगे तो आप देखिए कितनी बार जाएगा? 11 3 33 होता है, दशमलव, फिर 3 बचा, 11 दूनी 22, फिर बचा 8 और 11 7 77, जो समथिंग जो कौन सा आंसर आएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से पहले सवाल को रीड करिए, फिर उसके बाद सवाल को करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उनने देखिएगा कुछ दूरी पैदल चलकर तय करी। पैदल की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर, और बाकी जो दूरी वो तय करी है वो साइकिल से तय करी है, और जिसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो पूछता है एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी की संख्या बताइए। ये बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आपको अब भी मिल सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में आता है, एवरेज का सवाल है। तो आपसे मैं कहूं, देखिए कहना क्या चाहता है, एक दूरी चलना चाहता है, कुछ वो पैदल चलता है और कुछ वो साइकिल से चलता है। तो ये क्या है? पैदल है, तो पैदल चला होगा तो पैदल की चाल आई होगी, और फिर किससे चला? साइकिल से चला, तो साइकिल की चाल आई होगी। तो वो कहता है यहां से यहां तक जाने की दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर, और 75 किलोमीटर जाने में उसे टाइम कितना लगता है? 8 घंटे लगते हैं, और यही इसका टाइम दिया है। वो कहता है पैदल में सारी, देखिए पैदल जब चला तो सारी दूरी नहीं चला, और साइकिल से चला तो वो सारी दूरी नहीं चला, मगर जितना भी वो पैदल चला है, जितनी दूरी भी चला है, उसमें चाल कितनी रही है उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब साइकिल से जो दूरी चला है उसके अंदर चाल कितनी रही? वो कहता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइएगा सब बच्चे कि जो दूरी वो पैदल चल लिया और जो दूरी साइकिल से चल लिया, वो दूरी कितनी थी? 75 किलोमीटर थी, नहीं थी? और दूरी जब चलेगा तो टाइम कितना दिया है? 8 घंटे। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी दूरी है? ये पूरे रास्ते की दूरी है, और ये टाइम किसका है? पूरे रास्ते का है। ये केवल पैदल की दूरी है और ये केवल साइकिल से दूरी है। जब दोनों से मिली तो 75 दूरी चली गई 8 घंटे में। तो जब हम इसको हम कहते हैं एवरेज बेटा, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो आप बताइए यहां कितना आएगा? 12 में से 75/8 गया तो 12 × 8 = 96 होता है, तो 96 में से 75 जाएगा और बट्टे कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। और ये थोड़ा घटाने तो कितना आएगा बेटा? 21 ऊपर आएगा और बट्टे 8 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इधर घटाएंगे तो 8 में से जब 5 घटाएंगे, 75/8 में से 75/8 में से हम जब 5 घटाएंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 75 माइनस के 40 और बट्टे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इधर से जो बचेगा वो कितना बचेगा? 35/8। और यही अनुपात होगा दोनों के बीच के समय का अनुपात। जो रेशियो का अनुपात आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और जब हम अनुपात लिखेंगे तो कितना आएगा? 21:35 हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं, देखिए 7 से काटिए, 7 3 जा कितना होता है? 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। तो हम कह सकते हैं कि एक में साइकिल का समय है और एक में आपका पैदल सा है। तो इधर वाला पैदल का है और इधर वाला समय साइकिल का है। तो दोनों को हम जोड़ें तो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, और टोटल 8 हुआ मेरे हिसाब से। और सवाल में भी कितना घंटे दिया? 8। तो
तो हम कहेंगे 1 बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटे की वैल्यू 1 है। तो अब एक बात बताइए बेटा, 1 घंटे की वैल्यू 1 आई मेरे हिसाब से, तो 3 घंटे की वैल्यू कितनी होगी? 3 बेटा, 3 की वैल्यू 3 घंटे, और बेटा 5 की वैल्यू 5 घंटे। तो आपसे जिसकी दूरी पूछी है उसकी देखिएगा, उसका समय ले लीजिएगा। आपसे पूछिए पैदल की दूरी, तो पैदल 1 घंटे में कितना जाता है? 5 जाता है। चला कितने घंटे लगातार? 3, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 5 जाता है और 3 घंटे वो पैदल चलता है लगातार, तो पैदल चलने में कितनी दूरी हो जाएगी? 15, और यही इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। इसका मतलब एक गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर बेटा। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आगे कहता है एक शंकु है बेटा, एक शंकु है, और जिसकी ऊंचाई देखिएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है इसे पिघलाकर ये बनाया जाता है, तो आप बताइए इस शंकु का व्यास बताना है। पहले रेडियस निकाल लीजिएगा, और जो रेडियस आएगी तो बेटा उसका व्यास डबल कर देंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, व्यास हो जाएगा। तो अब एक बात आप जानते होंगे भैया कि जब भी कोई चीज पिघलाई जाती है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो देखिएगा गोला पिघलाया और पिघलाने के बाद शंकु बना दिया, तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम चेंज होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। तो आयतन कितना होता है? पहले आयतन पता होना चाहिए। 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये किसका आयतन है? गोले का। और इसे पिघलाकर किस में कन्वर्ट किया जाता है? शंकु में। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखिए रेडियस दोनों की, देखिए रेडियस इसकी अलग है और इसकी अलग है, तो हम इनकी इस r1 लिख लें, इस r2 लिख लें, क्योंकि इसकी निकालनी है, इसकी दे रखी है आपको। अब देखिए पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 4r क्यूब, 4r1 क्यूब बराबर इधर कितना होगा? r2 r स्क्वायर h आएगा। इतना ही तो आएगा। अब h का मान आपको दे रखा है, तो h का मान यहां रख सकते हैं। h का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, और इधर r का मान कितना दिया है? 10। तो 10 कितनी बार? 3 बार, और यहां आएगा r2 का स्क्वायर, और यहां भी 10 एक बार। जब इस 10 से इसे 10 को काट देंगे तो 2 10 बचेंगे, तो 2 10 का मतलब होगा 10 का स्क्वायर, तो कितना होता है? 100, और इधर बचेगा r2 का स्क्वायर। तो इधर 400 हुआ, कितना हुआ? 400। जब इधर 400 हुआ, और 400 किसकी है? r2 की वैल्यू, और इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है? r2 का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं r2 बराबर कितने? 20 सेंटीमीटर। मगर r2 का मतलब हमसे शंकु का व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो हम 2r का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा 40 बेटा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एनर्जी का काम करती है। मगर फिर भी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाली बेटा, एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार कितनी संख्या? लगातार है बेटा 5 लगातार पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ी संख्या को हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत, देखिए औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी बेटा? तो पहले एक बात बताइए, लगातार संख्या है तो 3 से, तो 3 फिर 4 फिर 5 6 और 7। तो हम कह सकते हैं जब लगातार संख्या का हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत। तो आपको पता होगा लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें 5 हैं, तो 5 में 2 इधर और 2 इधर, तो बीच में कौन सी आ रही है? 5 ही तो आ रही है। तो हम कह सकते हैं इनका औसत कितना है? 5 है। अब यदि हम बड़ी वाली संख्या हटा देंगे तो बड़ी वाली संख्या हटाएंगे तो 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5 रहेगी और 6, तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 4। तो इनका औसत भी बेटा लगातार है, तो औसत बीच वाली संख्या होंगी। तो बीच का कौन सा? इधर और इधर, तो इन दोनों के बीच का औसत होगा। और लगातार संख्या के बीच का औसत अंक का गैप कितना होता है? 1, और 1 का आधा कितना होता है बेटा? आधा। तो आधा इसके पास, आधा इसके पास, तो हम इसका औसत कह सकते हैं 4.5 हो जाएगा। तो अब बताइए पहला औसत कितना था? 5, और 5 से औसत कितना हो जाता है? 4.5। तो कितना कम हुआ? 0.5। किससे? 5 से। और गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 0 आता है बेटा, 2 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए 2 0 से 2 0 काटेंगे, तो अब एक बात बताइए, पॉइंट था बेटा, कितना था? एक ही 0 लगेगा बेटा, पॉइंट का बेटा। तो इस 0 से एक 0 काटेंगे तो इससे काटेंगे बेटा, कितना आएगा आपका आंसर? 10% आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पहला वाला औसत जो है वो बाद वाले औसत से कितना ज्यादा है?
10%, या बाद वाला कम कितना है 10%, और यही आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम बेटा दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल कितना हो 64 हो बेटा। तो आप जानते हैं गुणनफल कितने का 64 बेटा, दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है 64 दिया है। तो आप बताइए और वह न्यूनतम होना चाहिए, तो 64 के फैक्टर कर लीजिएगा आप। तो 64 के फैक्टर कैसे करेंगे, 64 किस 2 है इसके अंदर, 2 निकाल दो, 32 बचेगा, फिर 2 निकाल दो, फिर बेटा 16 बचेगा, फिर 2 निकाल दीजिएगा, फिर कितना बचेगा बेटा 8, फिर 2 निकाल दीजिएगा बेटा, फिर बचेगा 4, फिर 2 निकाल दीजिएगा, फिर 2 बचेगा। तो इसका मतलब 64 को बनाया किसने, 2 नहीं बनाया। तो 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे न्यूनतम हमसे पूछा है, क्या पूछा है, न्यूनतम गुणा करें और वो 64 बना दे। तो आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 गुणा 8 ही क्या होता है 64। कोई कहेगा और भी तो हो सकता है मगर वे बड़े बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 16 चौका क्या होता है 64, मगर इन दोनों का योग करेंगे तो बेटा ज्यादा होगा, न्यूनतम योग होना चाहिए बेटा। तो आप बताइए 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, और यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है पेयर कंप्लीट होना। तो अब एक बात बताइए 1200 बनाया गया है छोटे छोटे गुणनखंड से, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 60, 600 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 300 रह जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे बेटा कितना आएगा 150 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे बेटा फिर कितना आएगा आपका 75, और फिर देखिए 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25, और आप लास्ट में 5 से, और लास्ट में केवल 5 से बेटा। तो आप बताइए जब 1200 के फैक्टर किए गए तो इसमें इन 2 के पेयर कंप्लीट है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बार आया है, ये भी 2 बार आया है, और ये 5 2 बार आया है। बस केवल कौन बचा है 1 3 एक और कर दो तो परफेक्ट हो जाएंगे, पूरे 2 के पेयर हो जाएंगे। तो आपसे यही तो पूछा है किस देखिएगा वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का सबसे छोटी संख्या का गुणा करें ताकि ये वर्ग बन जाए, और वही क्या होगा आपका 3, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया है आपका, देखिएगा ये सवाल जब भी ऐसा आएगा तो ये अंदर से सोल्व होता है। अंदर वाली लास्ट वाली संख्या किसी ना किसी का वर्ग होगी, और या तो वो क्यूब में चलेगा या वर्ग में चलेगा। तो आप देखिए साफ साफ दिखाई देता है ये किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा, और जैसे ही इसमें 8 जुड़ेगा तो फिर ये कितना बन जाएगा बेटा 81, और 81 किसका वर्ग होता है, वर्ग 81 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, पूर्ण वर्ग किसका होता है 9 का। तो जैसे ये 9 यहां रखेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 9 किस में जुड़ेगा फिर 27 में, और जैसे ही 9 जुड़ेगा 27 में तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और 6 फिर किस में जुड़ेगा 3 में बेटा। ये पूरी करनी होती है बेटा आगे तक बेटा। तो जैसे ही 3 में कितना जोड़ेंगे 6, तो वो 9 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और यही आपसे पूछा गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी मिल सकता है, ये आते बहुत है भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे कहता है x अपॉन y बराबर 4/5, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आप बताइएगा, तो हम ये कह सकते हैं 5 के रेशियो में, ये सॉरी ये 4 के रेशियो में, ये 5 के रेशियो में है आपसे। तो अब एक बात बताओ, हम इसी को मान लेते हैं शायद ये यही वैल्यू हो। तो जब x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो देखिए 4 गुणा 7 गुणा 4 प्लस, और यहां रखेंगे 6 गुणा 5, और बराबर कितने का होना चाहिए 29 का होना चाहिए। अब जैसे इसको हम करा तो कितना आएगा 28, और जैसे यहां रखा तो 30, और बराबर 29। तो अब एक बात होता, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 58, और बराबर 29। अब यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो 1 का मान निकालने के लिए 58 नीचे पहुंच जाएगा, 29/58 हो जाएगा। और इसको जब हम भाग करेंगे कितना आएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं जो मैंने वैल्यू मानी है वो 1/2 के बराबर आती है। 1 का मान कितना आता है 1/2, तो रियल मान कितना होगा बेटा इसका आधा और इसका भी आधा। तो आपसे पूछा गया है बेटा बाई का मान, तो बाई का मान मैंने कितना माना था 5 माना था, और 1 की वैल्यू कितनी है मेरे 1/2। तो जब हम इसकी 1/2 की वैल्यू करेंगे तो 5 गुणा 1/2 हो जाएगा।
तो यही आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2.5। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि y का रियल मान ज्ञात करें बेटा। ये तो एक रेशियो था, रेशियो बेटा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो हमने ये माना ही तो था, तो ये 4 माना था, ये 5, तो यदि x का मान पूछता तो x की वैल्यू निकाल देते, सीधा सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का में से, दो संख्याओं का में से और दो संख्याओं का लेस है, क्रमशः दे रखा है 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं को में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यदि एक वह संख्या जो है एक दूसरे से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा, दो संख्या थी, कितनी संख्या थी, दो संख्या थी, और दोनों संख्या को क्या निकाला गया होगा, में से, जिसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और दोनों संख्याओं को क्या निकाला गया होगा, लेसे निकाला गया होगा, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। तो ये कितना है, 2 है, और ये कितना है बेटा, 60 है। तो आप कहेंगे 2 कहां से निकला था, इस संख्या के अंदर 2 था और इस संख्या के अंदर भी 2 था, तभी तो 2 निकला होगा। तो यदि हम इस 2 को दे दें इसे, तो ये संख्या बन जाएगी 2x और ये क्या बन जाएगी 2y। और आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम लेस है, और गुणा क्या होता है बेटा, में से, क्या होता है, में से होता है, यही तो जानते हैं आप। अब बताइए पहली संख्या कितनी है, 2x है, और दूसरी कितनी है, 2y है, और बराबर 60 गुणा 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो x गुणा y का मान कितना है, 30। मगर हम एक ऐसा पेयर ढूंढेंगे जो कितना भी ज्यादा संख्याओं के बीच का अंतर कितना रखे, 14 रखे बेटा। तो आप कहेंगे 5 अंक कितना होता है, 30 होता है। हाँ बदले 5 अंक 30 होता है, कोई बात नहीं, पर इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का, और 1 की गुणा करेंगे तो 2 का ही अंतर आएगा। मगर हमें अंतर कितना रखना है, 14 का। तो आप बताइए 10 तिया कितना होता है बेटा, ये भी 30 होता है, पर इन दोनों के अंतर कितने का है बेटा, 7 का। और 7 की गुणा किससे करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये x और y के मान आए 7 और 10 और 3। तो यदि हम यहाँ 10 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20। और यदि हम यहाँ रखें 3 तो 3 दूनी 6। क्या दोनों के अंतर जो आए हैं, क्या 14 आया नहीं आया बीच के अंदर? तो इसका मतलब हमने x और y की वैल्यू 10 और 3, चाहे इसे 10 रख लो चाहे इसे 10 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच का अंतर जो आएगा वो 14 ही आएगा। तो आपसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी आएगी, 6, और आपसे यही पूछी गई है, छोटी संख्या ज्ञात करिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे करते हैं। वो कहता है 4:9 के अनुपात में ए और बी का अनुपात है। इसका मतलब ए और बी जो किस रेशियो में अनुपात है बेटा, 4:9। तो 4 और 9 कितना होता है, तो बताइए 13। मेरे हिसाब से 13 है, और दोनों में देखिएगा कितना है, 39 है बेटा। तो आप बताइए 39, 13 बराबर 39, तो 1 का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप बताइए 1 की वैल्यू 3, तो 3 छो कितना होगा, 12, और 9 तिया 27, तो इसका मान क्या होगा, 27। तो आप कहता है बी को ए से कितनी ज्यादा कैंडी प्राप्त हुई, तो बेटा दोनों का अंतर कितना आएगा, 15, और यही इसका आंसर आ जाएगा। छोटे सवाल है, इनमें भारी आपको लग रहा है कि ये भारी सवाल है आप जैसे बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल सबसे अच्छा है, ये जब पेपर हुआ था तो बहुत कम बच्चों से हुआ था। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद बेटा, तो ये बात बच्चों की भाषा समझ में नहीं आई थी। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट एक वस्तु को कितने में बेची जाती है बेटा, 20% छूट देने के बाद इतने की बेची जाती है, 2288 में बेच दी जाती है। तो वस्तु की लागत ज्ञात करिए बेटा। तो इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु की लागत थी, पहले उस पर उसने अपने लाभ को चिन्हित किया। तो मान लो लागत थी कितने की हमें नहीं पता, तो x मान लो, और x पर उसने पहले ही कह दिया कि मैं यार 10% का लाभ कमाना है, इसे 10% ज्यादा में बेचूंगा। तो मान लीजिएगा यदि ये 100 रुपए की थी, तो 100 से कितने की ज्यादा बिकनी चाहिए, 10 की, तो 110 की बिकनी चाहिए। फिर उसने अपना एक दूसरा लाभ चिन्हित किया, वो कितने का था, 30 का, तो ये कितने का ज्यादा होना चाहिए। फिर उसने कहा अब मैं छूट देता हूं कितने की, 20% की, तो 20 ही तो छोड़ेगा, तो 80% तो लेगा, परसेंटेज हटाई नीचे क्या आएगा, 0, और बराबर में कितने की बिक जाती है, 2288 की बिक जाती है। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से 0 काटेंगे, इस 0 से 0 काट देंगे। तो आप मुझे बताइए x गुणा कितना आएगा, 11/10, और यहां 13/10, और गुणा 8/10, और बराबर 2288। अब देखिए साफ साफ दिखता है 11 से घटता है, 11 दूनी 22, 0 आएगा, और 11 88। अब देखिए 8 से काट सकते हैं बेटा, 8 दूनी 16, बचा कितना, 8 6 48,
अब मुझे बताइए 13 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो आप बताओ क्या आएगा? x गुणा 1/10 गुणा 1/10 और गुणा 1/10 और बराबर लिखा है 2। और जब ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे सब जाकर तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 2000। यही आपसे पूछा गया था। ये सवाल जब पुलिस का पेपर हुआ था काफी बच्चों से ही नहीं हुआ था और यही सवाल सबसे ज्यादा गलत हुआ था। तो इस सवाल को देखना जरूर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। इसका मतलब एक कपड़ा था जो 600 रुपए में खरीदा गया और उसने कहा सिलाई उसे दिखेगा खरीदा गया और 40 रुपए सिलाई के उसे देने पड़े। तो इसका मतलब 40 रुपए में उसमें सिलाई कराएगी तो कितने का पड़ा उसे? 640 का। मगर वह व्यक्ति कितने का लाभ कमाना चाहता है? 12.5% का। तो आप जानते हैं 12.5% का क्या कमाना चाहता है? लाभ। तो लाभ कमाना चाह रहे हैं, हम लाभ निकाल रहे हैं बेटा। अब तुम बताइए 640 और 12.5% का परसेंटेज बार न्यूमेरिकल में बदलेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/8। और यदि मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा? 80 रुपए। तो आप कह सकते हैं वह व्यक्ति 80 रुपए का लाभ कमाना चाहता है और उससे पड़ा कितने का था बेटा? 640 का। और 80 कमाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देता है वो कितने में बेचना चाहिए? 720 में बेचना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर वह 10% का लाभ कमाता है। तो आप जानते हैं पहले कोई वस्तु खरीदी जाती है और खरीदने के बाद फिर वो बेची जाती है और बेची कब गई है? जब उसका अंकित मूल्य एमआरपी जो है, एमआरपी पर कितने की छूट दी गई है। तो हम कह सकते हैं छूट प्राप्त हुई है तो वस्तु बिक चुकी है। वो कहता है पहला वस्तु कितने की खरीदी गई? 2500 रुपए की। आगे कहता है देखिएगा 12% की छूट की अनुमति हुई बेटा। कितने परसेंट की? 12% की छूट की अनुमति। तो छूट कितनी दी गई? 12% की। और लाभ कितना होता है बेटा उसे? 10%। तो लाभ सदा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो आप बताइए 10% का जब लाभ निकालेंगे इस पर तो सीधा सीधा दिखता है 250 रुपए आएगा। तो आप कह सकते हैं 250 रुपए ज्यादा की बेचनी पड़ेगी उसे बेटा। तो आप बताओ कितना होगा? 2750 रुपए की। और बिकती कब है? जब छूट देने के बाद। तो छोड़ा कितने का गया? 12% का। तो आप मुझे बताइए अंकित मूल्य पर बेटा, अंकित मूल्य पर 12% छोड़ दिया तो लिया कितना? 88% बटे 100 और बराबर कितने की होगी बेटा? वो 2750 की। अब बताओ बेटा 11 से इसे चाहे आप काट लो बेटा 4 से तो ऊपर क्या आएगा? 22 और नीचे क्या आएगा? 25 आएगा। और जब इससे काटोगे बेटा सीधा 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, तो यहाँ कितना बचे? 11 दूनी 22, 55 बेटा। और 2 से और काट दीजिएगा बेटा, कितना आएगा? 125। तो जब ये 25 इसमें गुणा करेगा बेटा तो आपका क्या निकल जाएगा? अंकित मूल्य निकल जाएगा। अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना आएगा? 125 गुणा 25। और आप जानते थे कि इकाई के अंक से भी निशान मार सकते हैं। 5 पंजे 25 होता है और सब में जीरो है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें जीरो। एक ही आंसर आएगा जो 3125 होगा। उसकी गुणा करने के बाद कितना आएगा? 3125 होगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से डिस्काउंट का पूछा जरूर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं बेटा। 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत बेटा वो कहता है 1500 रुपए कितने समय में दुगने हो जाएंगे? कितने समय में दुगने हो जाएंगे? तो इसका मतलब कितने रुपए थे? 1500। और वो कितने रुपए करना चाहता है? 3000 रुपए। तो आप बताइए 1500 रुपए थे और 3000 रुपए करना चाहता है तो ब्याज कितना होगा बेटा? 1500 रुपए का तो ब्याज होगा और किसनी दर से? 4%। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे क्या होता है? 100। तो ब्याज कितना है इसमें? 1500 रुपए और मूलधन कितना है इसका? 1500 और उस पर दर लगाता है कितनी? 4%। कितने समय के लिए? और बटे 100। तो आप जानते हैं 1500 तो 15 कट जाएगा तो 100 बटे कितना आ जाएगा? उधर से 4 आ जाएगा। तो टाइम कितना होना चाहिए बेटा? सबको पता है 25 वर्ष होने चाहिए और यही पूछा गया है कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 25 वर्ष। बहुत हल्का सवाल था, कर सकते हैं बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है 1000 रुपए 2 वर्षों में देखिए 1144.9 रुपए हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब 2 वर्ष तक क्या लगी है दर, पहले साल दर लगी, फिर अगले साल भी क्या लगी दर लगी। तो आप जानते हैं पहला मूलधन था तो अगले साल बेटा मिश्रधन बन गया 1 साल बाद, फिर मूलधन था तो मिश्रधन बना, तभी तो बेटा दर मूलधन से मिश्रधन तो बना दी है। अब कितने साल लगी है 2 साल, तो आप इन दोनों की गुणा करें तो इसका मतलब जो भी आपको मूलधन दे रखा है वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, और इसकी गुणा करें तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। इसका मतलब जो आपके पास मूलधन है 2 साल बाद वो मिश्रधन बना है तो वो पक्का किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 बार गुणा करने के बाद स्क्वायर बन ही जाता है। तो आप देखते हैं बेटा, तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 1000, और वह 2 वर्षों में कितना हो जाता है 1144.9 हो जाता है। यदि ये दशमलव इधर से हटेगा तो इधर 0 लग जाएगा, और ये साफ साफ आपको दिखाई देता है ये किसका वर्ग है 100 का, क्योंकि 2 के 0 बेटा, ये पक्का किसका वर्ग है 100 का। तो भाई ये 100 से कहीं ज्यादा का होगा, तो आप बताओ कितने का होगा 107 का। तो मैंने कहा इसका मतलब 100 रुपए थे, 100 से 107 हुए, फिर 100 से 107 हुए, तो आप कहेंगे दर चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, तो 100 थे और 100 से कितने हो जाते हैं 107, और जो चीज 100 से बढ़ती है वही तो परसेंटेज होती है, तो साफ साफ दिखाई देता है 7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी दर ही जो 1000 को 1144.9 रुपए बना देती है 2 साल में, तो दर कौन सी होगी 7% बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC के बीच 1100 देखिए 1152 रुपए इस रेशियो में अनुपात में विभाजित किए गए बेटा। तो A है और B है और कौन सा है बेटा C है, तो ये 7 है, तो ये 8 है, ये 9 है। तो आप बताइए जोड़िए इसमें, तो 7 8 15 15 और बेटा 9 कितना होता है 24, तो मेरे हिसाब से 24 है, और सवाल में आपका 1152 रुपए है। तो अब मैं आपसे कहूं कि ये काटना है बेटा, 8 से काट दीजिएगा, 8 तिया 24, 8 ही का ना 8 बचा बेटा, 8 ही का ना 8, अब बचा कितना 3, 8 चौक 32, बचा कितना बेटा 3 और 8 चौक 32, तो आप कहेंगे 3 से भी कट जाएगा, तो 1 का मान कितना है बेटा 3 चौक 12, और यहाँ 1 की वैल्यू हो जाएगी 48 बेटा। जब 1 की वैल्यू 48 है तो आपसे पूछा गया 1 का मान ज्ञात करिए, तो 1 का मान कितना था 7, तो 48 गुणा 7 आपका हो जाएगा, तो 8 7 56, 5 कैरी 28 और 5 33 होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा था एक हिस्सा, तो एक हिस्सा निकाल लिया, और कोई चीज पूछता है तो आप उसका निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 17 बेटा, A, B और C ने 50,000 रुपए का एक कारोबार आरंभ किया है, B ने C की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए, तो इसका मतलब B ने किससे C से कितने ज्यादा दिए 6,000 रुपए ज्यादा दिए, इसका मतलब इसने जितने भी डाले होंगे उससे 6,000 ये ज्यादा होगा। A ने B की तुलना में 2,000 रुपए ज्यादा दिए, तो A ने ज्यादा दिए B से, तो यहां A है कितना ज्यादा दिए 2,000 रुपए ज्यादा। तो आप एक बात बताइए, आपसे कहता है यदि कुल लाभ इनका कितना होता है 10,000, तो अब मुझे नहीं पता इसका कितना था x मान लो, तो ये x प्लस कितना होगा 6,000 ज्यादा होगा, और ये कितना ज्यादा होगा 2,000, तो ये x प्लस कितना होगा 8,000 रुपए ज्यादा होगा। तो आप बताइए, अब तीनों को जोड़ें क्योंकि इनका समय तो सबका समान रहा होगा, और ये आपको पहले वाले में भी आया बेटा, पार्टनरशिप का एक सवाल जरूर आएगा भैया। तो यदि मैं तीनों को जोड़ूं तो तीनों में कितना लाभ प्राप्त हुआ बेटा 10,000, तो x x और x, तो 3x, तो ये हो जाएगा, और 8,000 और 6,000 कितना होता है 14,000, 14,000 बराबर कितने के 10,000 के आता है। तो आप एक बात बताइए, तो आपसे कहता है सॉरी यहां पर टोटल धन कितना था बेटा, पहले अभी धन निकालेंगे, तो टोटल धन था 50,000 रुपए बेटा, तो इन्हें जोड़ा तो इधर जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 36,000 और 3x बराबर, तो हम इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12,000। इसका मतलब x का मान कितना है 12,000, तो इसका आप कह सकते हैं इसने 12,000 रुपए निवेश किया होगा, किसने C ने, तो C ने 12,000 रुपए का निवेश, तो बेटा 6,000 B ने ज्यादा, तो इसने 18,000 का निवेश, और भैया उसने कितना है बेटा, अब देखिएगा यहां 8 है 8,000, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 12 और 8 कितना होता है 20,000, तो ये जो था उनके पैसे का निवेश का है बेटा।
अब तुम जानोगे अनुपात कैसे होता है, लाभ का अनुपात कब बढ़ता है, जैसा जिसका पैसा वैसा उसका लाभ का अनुपात होगा। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे बेटा, तो आप बताइए 6, देखिए 6 से नहीं घटेगा, 4 से 4 दिया 12, और 4 से भी नहीं घटेगा बेटा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ आपका 10 आएगा। तो ये पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात बन जाएगा, क्योंकि सबका समय समान रहा। तो अब बताओ 10 और 9 19, और 19 और बेटा कितना 5, 25 होता है। इसका मतलब मेरे हिसाब से 25 रुपये लाभ आया, और सवाल में 10,000 दे रखा है। तो आप बताइए 10,000 को जब 25 से काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 400 रुपये। एक की वैल्यू 400 है। आपसे क्या पूछा, एक का हिस्सा कितना था, कितना एक का हिस्सा कितना था, तो एक का हिस्सा आपको दिखता है, एक का मान 4,000, तो 10 का मान कितना होगा 4, एक का मान 400, तो 10 का मान 4,000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यही आपका ऑप्शन नंबर डी था, और यही कर सकते थे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, देखिए पांसारिक कि 4 महीने में क्रमशः 2,000 रुपए, 2,500 रुपए और 3,250 रुपए और 4,250 रुपए की बिक्री होती है, और 3,500 रुपए की औसत बिक्री होती है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि पहले महीने उसने 2,000 की सेल करी, दूसरे महीने 2,500 की सेल करी, तीसरे महीने 3,250 की सेल करी, और चौथे महीने 4,250 की, मगर उसकी एवरेज कितनी रही 3,500 रुपए। अब ये 3,500 कितने महीने की है, 5 महीने की, क्योंकि 5 महीने की बिक्री आपसे पूछा ना कि 5वें महीने की बिक्री में कितना, तो इसका मतलब ये बिक्री जो है औसत जो बिक्री है 5 महीने की, तो यदि हम इसे 5 से गुणा कर दें तो टोटल बिक्री 5 महीने में कितने होगी, 0 0, 5 पंजे 25, 15 2 17, इसका मतलब टोटल बिक्री कितनी होनी चाहिए 17,500। अब यहां पर देखती 4 महीने की आपको दे रखी है, तो 4 महीने की जोड़ लो, 2,000, 2,500 और 3,250, और यहां पर 4,250। अब टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0 बेटा। अब यहाँ कितना आएगा, 5 और 2 7, 2 9 और 1 10 आ जाएगा। अब 2 और 2 4 और 4 4 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 1 12। इसका मतलब हम कह सकते हैं टोटल 4 महीने में उसके द्वारा कितनी वस्तु बेची गई, कितने रुपए की वस्तु बेची, 12,000। अब टोटल 5 महीने कितनी होनी चाहिए 17,500। तो आपको साफ साफ दिखता है कि 5वें महीने में कितने की सेल करनी चाहिए उसे, 5,500। और यही आपसे पूछा गया था 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारी नहीं है, सिर्फ एक गुणा भाग का सवाल है, छोटा सा कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी, बी और सी 40 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। आगे कहता है यदि ए, बी और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो हम कहेंगे काम इनके लिए वही था और काम इनके लिए वही था, तो दोनों का एलसीएम मान लीजिए काम कितना था, तो 40 काम कर सकते हैं। तो 40 काम था बेटा, तो 40 से हम इसको भाग करें तो इसकी कार्यक्षमता कितनी है 1, इसको हम भाग करें तो 2 आएगी। तो हम कह सकते हैं तीनों मिलकर यदि एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं और ये दोनों खाते हैं 1 खाते हैं, तो इसमें कौन नहीं है, ए नहीं है, तो एक की कार्यक्षमता कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्योंकि यदि तीनों खाएं 2 और दोनों खाएं 1, तो इसमें ए नहीं है, तो एक की कार्यक्षमता कितनी होनी चाहिए 1। तुमसे पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था, काम अब भी कितना है 40, और इस 40 काम को किससे करवाया जाएगा ए से, और ए की कार्यक्षमता कितनी है 1, तो आप कह सकते हैं कितने दिन आना चाहिए 40 दिन, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आज देखिए पिछली बार जितने यूपीपी में क्वेश्चन आए थे इस सेट में वो सारे मैथ के थे, आपने देखा होगा कौन सा सवाल भारी है आपके हिसाब से। इन पहले आपको यूपीपी के जितने भी सारे पेपर हुए थे सबको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो अगले हम 5 6 7 10 दिन प्रैक्टिस कराएंगे उन्हीं के अनुसार कराएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे भैया।